हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी क्लासेस। दोस्तों हम जानेंगे आज भाग 4 के बारे में, जिसमें हमको दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो पहले हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों इसके बारे में हम जानेंगे सबसे पहले। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पता करते हैं कि इसे भाग 4 में रखा गया है दोस्तों, और ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है दोस्तों। जो हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया है, और आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। यह ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक है, किंतु संविधान बनाते समय सरकार के पास इतने धन और संसाधन नहीं थे जो इन्हें उपलब्ध करा सके। अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है, जिस कारण केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। ठीक है दोस्तों, तो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य जो है दोस्तों, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। जो नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, इसे संविधान का आदर्श कहा जाता है। तो संविधान का आदर्श किसे कहा जाता है? भाग 4 नीति निर्देशक तत्व को कहा जाता है दोस्तों। इसके माध्यम से ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। जो भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके माध्यम से ज्ञात होता है कि हमारा भारत एक लोक कल्याणी राज्य है। तो एक एक करके दोस्तों 36 से 51 तक हम आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल है हमारा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। तो 36 आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा के बारे में जानकारी मिलती है। अब आता है आर्टिकल 37 दोस्तों। आर्टिकल 37 में इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। जो आर्टिकल 37 है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है या वाद्य योग्य नहीं है। ठीक, तो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है या वाद्य योग्य नहीं है। तो यह आर्टिकल 37। आर्टिकल 38 में दोस्तों, यह लोक कल्याण की अभिव्यक्ति, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, इसके बारे में इसमें दिया गया है आर्टिकल 38 में। और इसमें दोस्तों जैसे राशन कार्ड, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति न्याय, तो राशन कार्ड से हमें राशन सरकार के जरिए से मिलता है। ठीक, तो वो आर्टिकल 38 के अनुसार। अब आता है अनुच्छेद 39। तो दोस्तों अनुच्छेद 39 हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 39 में दोस्तों, इसमें समान काम के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण दिया गया है। दोस्तों स्त्री और पुरुष के लिए समान काम और समान वेतन संसाधनों का उचित वितरण इस आर्टिकल में दिया गया है। और दोस्तों इसमें इसी आर्टिकल में दिया गया है कि राज्य बालकों का स्वास्थ्य एवं गरिमामय जीवन उपलब्ध कराए। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 39। और दोस्तों एक आर्टिकल आता है 39 का का। इसमें दोस्तों दिया है निःशुल्क विधि और सहायता। तो निःशुल्क विधि सहायता या निःशुल्क कानूनी सहायता, तो दोस्तों इसे दोस्तों 42वां संशोधन 1976 के जरिए जोड़ा गया था। ठीक, आर्टिकल 39 का। अब है दोस्तों अनुच्छेद 40। दोस्तों अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया है, अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, जैसे वृद्धा पेंशन है,
विधवा पेंशन है और विकलांग को साइकिल देना। तो ये चीज़ अनुच्छेद 41 में दी गई है। ठीक, अनुच्छेद 41 क्या कह दिया है कि कुछ दिशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करती है, जैसे हमें वृद्धा पेंशन जो आजकल मिलती है बूढ़े लोगों को, और विधवा पेंशन जो जिसके पति खत्म हो जाते हैं तो उन्हें विधवा पेंशन सरकार के द्वारा मिलती है, और विकलांगों को साइकिल। तो ये चीज़ सरकार उपलब्ध कराती है। तो ये चीज़ अनुच्छेद 41 में दी गई है। ठीक है, जो सरकार सहायता करती है विकलांगों, वृद्धा और विधवा लोगों की। तो अनुच्छेद 42 में क्या दिया है दोस्तों, न्याय संगति कार्य मनोचित दशा, न्याय संगति कार्य और मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। तो ये चीज़, कोई महिला गर्भवती है तो उसके द्वारा शारीरिक श्रम या मतलब कोई कठिन कार्य न करवाना। तो ये न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराती है, अनुच्छेद 42। अब दोस्तों अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में दोस्तों दिया निर्वाह योग मजदूरी, निर्वाह योग मजदूरी, इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके। तो ये किस में दिया, न्याय है योग मजदूरी, अनुच्छेद 43। तो अब आता अनुच्छेद 43 का, 43 के बाद 44। दोस्तों आपको 44 में ध्यान रखना है कि समान सिविल संहिता, इसका मतलब क्या है कि समान धर्मों के लिए विवाह एवं जो तलाक हमारे मुसलमान भाई देते हैं, तो विवाह एवं तलाक शर्तें समान रहेंगी। भले ही विवाह की रीतियां अलग होती हैं लेकिन हर शर्त समान होगी। ठीक, तो समान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेंगी, भले ही विवाह की शर्तें अलग हों। और दोस्तों ध्यान रखना, जैसे भारत, जो हमारा भारत है वो एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ समान सिविल संहिता लागू है। भारत का एकमात्र राज्य है गोवा जहाँ पर समान सिविल संहिता लागू है, और अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं दोस्तों। तो अब आता आपका अनुच्छेद 45। दोस्तों अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो 6 वर्ष से कम के जो बच्चे, स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, और 6 से 14 वर्ष के आयु की निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी अनुच्छेद 45 में दी गई है। और दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 का शिक्षा को, जो शिक्षा का अधिकार है उसे मूल अधिकार बनाकर 21 के का में 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो शिक्षा का अधिकार दोस्तों 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था तो 2002 में इसे जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार। अब दोस्तों आता है आपका अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 आता है। तो अनुच्छेद 46 में दोस्तों SC और ST और OBC के विशेष आरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, SC और ST के विशेष आरक्षण के बारे में बताया गया है। और दोस्तों जो SC और ST OBC का जो आरक्षण है वो अभी प्रेजेंट में कितना बढ़ा दिया गया है, 20 से लेके 2020 से और 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है। और दोस्तों अनुच्छेद 47 आता है। अनुच्छेद 47 में सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाएं एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी।
तो आपको ये ध्यान रखना कि शराब पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 47। तो सरकार पैसायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी और नशीली दवाई और एवं शराब पर प्रतिबंध लाएगी, अनुच्छेद 47 के अनुसार। अनुच्छेद दोस्तों 48 में दिया है कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि और दुधारू जो पशु हैं उनकी हत्या पर प्रतिबंध लगाएगी। दुधारू जो पशु अब जैसे हमारी गाय है, भैंस है, तो उनकी हत्या पर प्रतिबंध लगाएगी सरकार, और कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि को बढ़ाएगी। तो अनुच्छेद 48। दोस्तों अनुच्छेद 48 का जो का है उसमें दिया गया है, अनुच्छेद 48 का का, इसमें दोस्तों दिया गया है कि पर्यावरण वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना और सरकार का कर्तव्य होगा, सरकार का कर्तव्य है कि पर्यावरण वन और वन्य जीव की रक्षा करना। तो ये अनुच्छेद 48 का का। और दोस्तों जो पर्यावरण वन और वन्य जीव की रक्षा करना, ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 49 में दोस्तों देखते हैं कि इसमें अनुच्छेद 49 में दिया है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। तो राष्ट्रीय जो जैसे हमारा ताजमहल, लाल किला है, तो इनकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, अनुच्छेद 49 के तहत। और अनुच्छेद 50 जो है इसमें दिया है कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग करना, अनुच्छेद 50 के तहत। और दोस्तों अनुच्छेद 51 में दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना, इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना था। तो दोस्तों आपको ये राज्य की नीति निर्देशिका भाग 4 में आपको ये चीज़ बताई गई, हर आर्टिकल आपको समझाया गया। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, ये हमें ज़रूर बताएं कमेंट में लिख के। और दोस्तों क्लास को शेयर करें और लाइक करें।